हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं संडे के दिन फिर से अपने रिवीजन क्लास के साथ हूँ। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्राई करूँगी कि हर संडे एक रिविजनल वीडियो बना दूँ। सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10 और इसमें आपके ऑलमोस्ट जो 5 चैप्टर्स है उसमें से इन्वायरमेंटल मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में काफ़ी कवर कर लिया था। तो आई हैव ट्राइड कि मैं बाकी 4 जो चैप्टर्स हैं उसके टॉपिक्स को इसमें थोड़ा थोड़ा कवर करूँ। ये रिविजनल वीडियो इसलिए बनता है ताकि आप लास्ट मोमेंट पे थोड़े टॉपिक को आराम से पढ़ लोगे, समझ लोगे। मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसका सोल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि अगर ये इसका सोल्यूशन है तो क्यों है, कैसे है। यहाँ तक आप लोग को ठीक है। अभी आज मैं आई हैव मेड दिस डायरी बिकॉज मैं इसमें सारे क्वेश्चंस जो रिविजनल वाले हैं हमारे वो नोट करती जाऊंगी। क्या पता हमें आगे जाके ज़रूरत पड़े, कोई बच्चा कहे कि प्लीज़ शेयर द PDF एंड ऑल, सो मेरे लिए वो वहाँ पे यूज़फुल होगा। ठीक है, सो टाइम बिना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इन करेक्ट सीक्वेंस। मतलब ये पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताना है और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताने के बाद उसके साथ उसका एक करेक्ट सीक्वेंस भी लिखना है। आप होलोजोइक न्यूट्रिशन आप सबको पता होगा अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे, राइट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम लोग एक सॉलिड फूड खा रहे हैं, ठीक है, और उसमें वो फूड हमारी बॉडी के ही अंदर पूरा डाइजेस्ट हो रहा है और उस फूड के डाइजेशन के प्रोसेस के सीक्वेंस के लिए आपको सबसे पहला होता है इंजेशन, फिर होता है डाइजेशन, फिर आपका आएगा एब्जॉर्प्शन और फिर आपका आएगा एसिमिलेशन और फिर आपका आएगा इजेशन। ये प्रॉपर सीक्वेंस है हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन का, राइट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं और पूरा डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, राइट। इसमें पहला स्टेप है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन में हम लोग फूड को इन खा रहे हैं, डाइजेशन में फूड क्या हो रहा है, जो लार्जर पार्टिकल थे वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में हम उससे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एसिमिलेशन में एब्जॉर्ब करने के बाद जहाँ जहाँ उसका टारगेट एरिया है वहाँ तक उसे पहुँचा रहे हैं। फिर इजेशन में जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो सकती हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी उसको क्या कर रही है, बाहर निकाल दे रही है, इजेक्ट आउट कर दे रही है, ठीक है। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, होलोजोइक न्यूट्रिशन का पूरा सीक्वेंस वाइज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिफाइन फर्मेंटेशन। आपको यहाँ पे फर्मेंटेशन को समझना पड़ेगा। देखो बेटा, ये 2 नंबर वाले सेक्शन में आ सकता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन में आपका एनारोबिक तरीके से आपका जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है। एनारोबिक तरीके से क्या मतलब, एनारोबिक तरीके का मतलब क्या होता है, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एनारोबिक तरीके से हम लोग क्या करें, देखो नॉर्मल तरीके में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या कर रहा है, एनर्जी हमको दे रहा है। यहाँ पे ये ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होगा और ये हम लोगों को कोई अल्कोहल प्रोड्यूस करके दे रहा है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हमें अल्कोहल प्रोड्यूस करके दे रहा है, दैट इज C2H5OH, और साथ साथ ये हमें एनर्जी भी बना के दे रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम बना के दे रहा है। कितनी ATP ऑफ एनर्जी बना के दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ATP ऑफ एनर्जी बना के दे रहा है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में कैसे हम लोग ग्लूकोज की क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। और ये बहुत सारे जैसे फंगस के प्रेजेंस में हो रहा है, फंजाई के प्रेजेंस में बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, ठीक है। तो आपको अगर फर्मेंटेशन पूछता है तो आप लिख दोगे कि फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस वेयर द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल, ऑर्गेनिक अल्कोहल एसिड्स, इन सब में ये ब्रेक डाउन होता है, C2H5OH, राइट। और दैट इज अ इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला and it is also producing energy in the form of
ATP, that is adenosine triphosphate. Done with the second question. Okay, now let's move to this next question, that is what is the next question? How is food transported in plant? ठीक है, food ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड ट्रांसपोर्टेड, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है, क्या हो रहा है, एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन तो हर बच्चा बहुत मन से भी पढ़ता है, ठीक है. लेकिन बहुत बच्चों के मैंने सुना है कि मैम प्लांट वाले सेक्शन में बहुत कंफ्यूजन होती है. प्लांट वाला सेक्शन समझ नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है. तो इसमें कुछ है नहीं, इट्स वेरी सिंपल. और 10th लेवल पे तो इट इज़ वेरी सिंपल. हाँ, इफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इज सेइंग कि यस मैम वी आर फाइंडिंग इट बिट डिफिकल्ट, तो एक बार को ये समझ आ सकता है कि ठीक है, थोड़ा सा फिजियोलॉजी पहली बार इतना आप पढ़ रहे हो. लेकिन 10th लेवल पे तो ये कुछ है नहीं. लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी शॉर्ट वे. फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पहले तो खाना जो बन रहा है, ये जो प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं. ठीक, होता क्या है कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है, आपको पता है कि वस्कुलर टिश्यूज में आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम. फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? फ्लोएम कराता है. फ्लोएम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा सीव ट्यूब्स पढ़ा होगा, कंपेनियन सेल्स भी पढ़ा होगा कि ये फ्लोएम में ही आते हैं ना, फ्लोएम के पार्ट में आए कंपेनियन सेल्स और क्या कहते हैं सीव ट्यूब्स, आपने पढ़ा होगा. होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये आपकी लीफ है, तो खाना बन रहा है आपके लीफ में, है ना, लीफ में खाना प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ से इस फूड की लोडिंग होती है. और देखो, आपको पता है जाइलम वाटर कैरी करता है और फ्लोएम फूड कैरी करता है. फूड बना लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा. ठीक, अब लीफ में ही मीजोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है. वहाँ पे क्या रहता है कि फूड बना है हमारा, अब इस फूड को हमें इस फ्लोएम को देना है. इस फ्लोएम के पास लोडिंग इसलिए करानी है क्योंकि यही फ्लोएम अब पूरे प्लांट को इस फूड को देगा. ठीक, यहाँ तक समझ आया? हो क्या रहा है कि जैसे ही ये लीफ में फूड रहता है तो फ्लोएम को इसे हमें देना पड़ता है. फ्लोएम का ये जो सीव ट्यूब्स है वो ये क्या करेगा, उस फूड को, उस पर उसकी लोडिंग होगी. ठीक है, इस जो भी फूड बना है वो इस पर लोड होगा. किस फॉर्म में? देखो, फूड जो रहता है हमारा सुक्रोज फॉर्म में प्लांट के पास रहता है. ठीक, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसको हम लोग को सॉल्यूशन फॉर्म में करना पड़ता है. अब इस सीव ट्यूब्स के पास ये खाना गया, अब यही सीव ट्यूब्स क्या करेगा, पूरे प्लांट में खाने को भेज रहा है. हो क्या रहा है, और ये इसको भेजने के लिए एक फोर्स चाहिए. ये जो कंपेनियन सेल्स होती है ना, ये कंपेनियन सेल्स एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, और इसी फोर्स के रीजन से ये सीव ट्यूब जो किसका पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है, पूरे प्लांट में इस खाने को ट्रांसपोर्ट कर पाता है. देखो हो क्या रहा है, लीफ है, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, मीजोफिल सेल्स है लीफ में. हो क्या रहा है, उस सिंपल फॉर्म में, एक्चुअली है तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप 10th के लेवल के लिए मैं ये बता रही हूँ कि लीफ में खाना जो भी बना है, अब वो क्या होगा कि फ्लोएम उसको क्या करेगा, पूरे प्लांट को देगा. राइट, तो फ्लोएम का एक कंपोनेंट है सीव ट्यूब्स. उसने क्या किया, उस फूड जो भी बना है उसमें उसका अपलोड हुआ, वो पूरा उसमें उसको किया गया, उसको भेजा गया. अब इस सीव ट्यूब्स को हमने क्या किया, इस सीव ट्यूब्स ने खाने को भेजना है तो फोर्स चाहिए, तो इस सीव ट्यूब्स के जस्ट बगल में कंपेनियन सेल्स होती हैं जो कुछ फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिसके कारण ये सीव ट्यूब्स क्या करता है, प्लांट में पूरे बॉडी में खाना भेजता है. ये नॉर्मल कंडीशन में होता है. लेकिन आपको पता है कि फ्लोएम को हमेशा कहा जाता है कि फ्लोएम का मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है. बाई डायरेक्शनल मतलब कि दो तरफ. जाइलम का मूवमेंट देखो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ. लेकिन फ्लोएम के मूवमेंट को बाई डायरेक्शनल कहा गया है. बाई डायरेक्शनल मतलब ऊपर से नीचे भी हो रहा है, नीचे से ऊपर. कैसे? देखो, ये लीफ ने खाना बनाया और पूरी बॉडी के पार्ट्स को नीचे की तरफ भेज रहा है, तो ये तो ऊपर से नीचे हो गया. लेकिन कभी कभी ये जो पतझड़ का मौसम होता है, इन सब में पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस अब क्या हो. अब देखो, ये नॉर्मल कंडीशन में ये लीफ ने खाना भेजा, रूट को भेजा, सबको भेजा, तो वो खाना स्टोर भी तो होता है. तो जब, लेकिन
जब पतझड़ का मौसम रहता है तो क्या होता है कि ये जो नीचे खाना स्टोर है वो ऊपर की तरफ जाता है। नॉर्मल कंडीशन में पत्ती ने फोटोसिंथेसिस की, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई और वो वहां से खाना नीचे की तरफ आया। लेकिन ये जो पतझड़ वाला मौसम होता है उस कंडीशन में जो रूट्स वगैरह खाना स्टोर करके रखे रहते हैं वो लीफ की तरफ भेजते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो अगेन आई एम गिविंग यू समरी। वो कह रहा है लीफ में खाना बना, अब उसको फ्लोएम का काम है कि पूरे प्लांट के पार्ट्स में उसे ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का एक कंपोनेंट है सीव ट्यूब्स। उसने क्या किया, फूड को लिया, फूड को कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फूड उसके पास आया और क्या हुआ कि कंपेनियन सेल्स ने कुछ फोर्स एक्सर्ट किया और पूरे प्लांट में फिर वो खाने का ट्रांसलोकेशन हुआ। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में लीफ ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन जब पतझड़ का मौसम रहता है, लीफ झड़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास पैसे रहते हैं तो हम पैसे खूब खर्च करते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो हमारी जो सेविंग होती है हम उसको यूज़ करते हैं। सेम उस समय पे जब पतझड़ वाला मौसम रहता है तो जो रूट में फूड स्टोर होता है वो फूड क्या करते हैं हम लोग, प्लांट क्या करता है वो फिर ऊपर की तरफ भेजता है कि अब तुम नहीं भेज पा रहे हो तो लो मैं तुमको खाना भेज रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है फ्लोएम का मूवमेंट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए, नाउ डन विद दिस टॉपिक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको लिख कैसे सकते हो कि फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन द फूड इज देन द फ्लोएम कैरीज द फूड to different parts of the plant. The component of a phloem called as sieve tubes carries the food and it takes place with the help of the force exerted by the companion cells and finally the translocation of foods takes place. ठीक है, चलो, now let's move to the next question, that is why are proteins not filtered from blood during ultrafiltration? आपको ये बात पता होगी। अगर क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन का फिल्ट्रेशन क्यों नहीं होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे। आपको पता है कि ये जो यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है बेटा, इस यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली 3। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन भी यही कर रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर होता, मैं बताती हूँ। फिर होता है हमारा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक, और फिर होता है हमारा क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप होते हैं जो यूरिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, और आपको यूरिन देखो, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हो रहा है और किडनी में मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। वही नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब यूरिन का वही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर मैं नॉर्मल एक स्ट्रक्चर देखती हूँ तो ऐसे देखो, बहुत इजी सा चीज है ये। अगर मैं एक नेफ्रॉन्स नॉर्मल सा बनाती हूँ, नॉर्मल सा, जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं नॉर्मल सा देखती हूँ, देखो क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे एक होता है एफरेंट एट्रियोल, एक होता है एफरेंट आर्ट्रियोल और एक होता है यहाँ से ईफरेंट। एक होता है एफरेंट और एक होता है ईफरेंट। एफरेंट ब्लड को लेके आ रहा है और ईफरेंट यहाँ से लेके जा रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। देखो, यहाँ पे बना दूंगी तो शायद आपको ज़्यादा विजिबल भी होगा और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर आपको थोड़ी समझ आ जाएगा, है ना। ओके, सो हो क्या रहा है, एक होता है एफरेंट जो लेके आ रहा है और ईफरेंट जो लेके जाता है। होता क्या है कि जब यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, ये होता है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे जाल जैसा, ये होता है ग्लोमेरुलस, और ये आपको कैप्सूल जैसा दिख रहा है वो होता है बोमैन्स कैप्सूल। होता क्या है कि जब ब्लड आता है तो ये बहुत तेजी से यहाँ पे आके फिल्टर होता है, यहाँ पे छनता है। ठीक है,
और जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड का प्लाज्मा होता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है, वो यहाँ जाता है। ठीक है, जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है, वो इस तरफ जाता है। और जो चीज़ें थोड़ी लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं जो फिल्टर नहीं हो सकती हैं, वो इफरेंट के थ्रू यहाँ पे चला जाता है, इफरेंट के थ्रू कैरी बैक हो जाता है। और फिर यही इफरेंट यहाँ पे ऐसे आके खूब सारे ऐसे कैपिलरीज के फॉर्म में खूब सारा झुंड बनाता है। अभी इसको हम थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। हो क्या रहा है कि पहले ब्लड आता है और बहुत स्पीड से यहाँ पे फिल्टर होता है, तो इसीलिए पहला स्टेप का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मीन्स हाई, हाई स्पीड से वो फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सॉरी, कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर हो जाता है? मैंने आपसे बोला कि जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिल्टर होकर नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटीन क्यों नहीं फिल्टर हो रहा है, तो आंसर तो यही मिल गया कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े बिग होते हैं, इसलिए वो यहाँ से पास नहीं हो पाते हैं, और थोड़ा वो चार्ज भी नेगेटिवली होते हैं, इसलिए वो यहाँ से पास, इसलिए उनकी परमेबिलिटी पे थोड़ा असर पड़ता है। परमेबिलिटी मीन कैसे वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो यहाँ से ऐसे मूव करके नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन यूरिन फॉर्मेशन की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें बहुत स्पीड से यहाँ पे फिल्टर होता है। फिर ये होता है पीसीटी वाला पार्ट होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आके रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जो चीज़ आई है, आपको पता है यहाँ से यहाँ जो चीज़ आएगी वो हमारी बॉडी के उससे बाहर जाना है ना। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आने में कुछ यूजफुल चीज़ें भी आ गई हों इस तरफ, तो यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज होती हैं, वो उसमें रिटर्न बैक हो जाती हैं, कहती हैं भैया तुम्हें यहाँ पे तो गंदगी की चीज़ें जा रही हैं, तुमको नहीं जाना है, तुम्हें, हमें नीड है हमारी बॉडी को, तो वो यहाँ से यहाँ वापस कैपिलरीज में चली जाती हैं। इसीलिए इस स्टेप का नाम होता है रीएब्जॉर्प्शन। फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो हो सकता है कि इस कैपिलरीज में, ये जो कैपिलरीज इसको सराउंड कर रही है, हो सकता है कि इसमें कुछ अनयूजफुल चीज़ें आ गई हों, तो वो क्या करता है, कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पे तो तुम्हारी अच्छी चीज़ आ गई थी तो तुमने वापस मांग लिया, तो अब तुम्हारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, अब तुम ये नेगेटिव चीज़ें भी जो हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए, हो सकता है कि वो यहाँ पे आ गई हो, तो वो यहाँ से यहाँ चली जाती है इसमें। ठीक है, और साथ साथ कुछ ट्यूबल्स, ये जो ट्यूब्स है इसकी वॉल कुछ पोटेशियम और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह रिलीज करती हैं इसमें, तो ताकि कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए। सॉल्ट वगैरह कुछ रिलीज करती है, पोटेशियम वगैरह रिलीज करती है, ताकि यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। फिर से पढ़िए यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, यूरिन बहुत स्पीड से ग्लोमेरुलस में आ रहा है। ग्लोमेरुलस क्या है, एक झुंड है, एक तरीके से समझ सकते हो जाल है कैपिलरीज का। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, फिल्टर हो रही है। फिल्टर होने के बाद ये जो नीचे गया वो फिल्ट्रेट हो गया, ये फिल्टर होने के बाद नीचे गया, किसकी तरफ गया, ये हमारा पीसीटी है और ये हमारा डीसीटी है। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेनले है। जब फिल्टर होके नीचे की तरफ गया तो बेटा देखो यहाँ अब जो भी जाएगा वो हमारी बॉडी वो यूरिन फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ से वो फिल्टर हो रहा है तो फिल्टर वही चीज़ होगा जिसका साइज छोटा होगा, और ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है, वो फिल्टर होके नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ यूजफुल चीज़ें, कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ यूजफुल चीज़ें हमारे काम की भी यहाँ पे नीचे आ गई हैं, है ना, तो यहाँ पे वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इस स्टेप का नाम होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्ब कौन करता है, यहीं से कुछ कैपिलरीज बनती हैं, वो वापस कहती हैं ऐसा है कि दो, वापस हमें दो, तुम्हारे काम का तो है नहीं। ठीक है, तो गिव इट बैक, ये यूजफुल चीज़ें हैं। फिर ये यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि ये जो कैपिलरीज है उसमें कुछ हार्मफुल चीज़ें आ गई हो, तो वो यहाँ पे उसको रिलीज कर देता है। साथ साथ ट्यूब्यूल्स की वॉल जो रहती है इस यूरिन में कुछ अपने आयंस वगैरह मेंटेन करती है, और फाइनली इस स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूरिन बहुत तेज़ी से स्पीड से आया
और फिल्टर हुआ। रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि पीसीटी की तरफ जो फिल्ट्रेट गया था उसमें हो सकता है कि कुछ यूजफुल चीज़ें आ गई हों तो वो वापस बैक टू कैपिलरीज में चली जाती हैं। और ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या हो गया, हो सकता है कैपिलरीज में कुछ अनयूजफुल चीज़ें आ गई हों तो वो बैक टू इसमें आ जाती हैं। साथ साथ कुछ वॉल्स जो रहते हैं कुछ सॉल्ट वगैरह रिलीज करते हैं, आयंस वगैरह रिलीज करके यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं और फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन के टाइम पे क्यों प्रोटीन यहाँ नहीं आ जाता है, फिल्टर क्यों नहीं हो जाता है, तो आंसर इसका होगा कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स के साइज क्या है, थोड़े बड़े हैं, दैट्स व्हाई वो फिल्टर नहीं हो सकता। देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा था लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको पूरा यूरिन फॉर्मेशन का मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, सो प्लीज दिस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिवीजन क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आया कहाँ से वो ब्लड, एफरेंट, और फिल्टर होके छन्ने के बाद जो नीचे गया वो तो यूरिन बनाने गया, जो बच गया उसको कौन कैरी कर रहा है, इफरेंट। वही इफरेंट आगे पीसीटी डीसीटी के पास कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के टाइप्स लिखने हैं। न्यूरॉन्स के टाइप्स में आप लिखोगे सबसे पहले मोटर न्यूरॉन, अच्छा चलो सेंसरी लिख दो, सेंसरी न्यूरॉन, फिर लिखोगे आप दूसरा क्या लिखोगे, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा आप लिखोगे इसमें आपसे क्वेश्चन एसोसिएशन न्यूरॉन्स, एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे टच किया, अब ये मैसेज ब्रेन तक जाएगा ना, है ना, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जहाँ जिस सेंस ऑर्गन में जो रिसेप्टर है जिसने मैसेज को रिसीव किया है, सेंसरी न्यूरॉन उसका काम है कि मैसेज को लेके ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, और अब ब्रेन ने बोला कि हाथ हटाओ या जो भी ब्रेन कहता है करने को, मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि ब्रेन से मैसेज वापस रिसेप्टर तक लेके जाएगा। ठीक है, और एसोसिएशन न्यूरॉन्स क्या होता है, ये एक तरीके से सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह एरिया में ये थोड़ा पाया जाता है। मैंने क्या बोला, न्यूरॉन्स के टाइप्स में सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। सेंसरी का काम क्या होता है, वो मैसेज को रिसेप्टर से लेके ब्रेन तक जाता है, और मोटर क्या करता है, ब्रेन से जो भी करने को कहा गया है वो इस बात को लेके किसके पास आता है, इस इफेक्टर। अब ये रिसेप्टर इफेक्टर हो गया, रिसेप्टर ने जब मैसेज रिसीव किया तो रिसेप्टर है, और जब ब्रेन ने उसे जो भी कहा करने को उसने किया तो ये क्या हो गया, इफेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे तुम मेरे को आके बोले कि मैम ये बच्चा ने इसको पीटा है, मैं ये बात लेके प्रिंसिपल के पास गई। ठीक है, तो मैं ये बात लेके प्रिंसिपल के पास गई, तुमने मैसेज लाया, तुमने मुझसे जो भी कहा, मैं ये बात लेके प्रिंसिपल के पास गई, तो प्रिंसिपल यहाँ पे ब्रेन हो गया। ठीक है, अब जो भी प्रिंसिपल करने को कहेगा वो मैं बैक टू तुम्हारे पास लेके जाऊंगी, तो मैं कहूँगी अब तुम ये करो, तो तुम पहले मैसेज लिए, तुम रिसीव किए, तुम रिसेप्टर, और मैंने जो भी तुम्हें करने को कहा तो तुम क्या हो गए, इफेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं मैसेज लेके जा रही हूँ तो सेंसरी न्यूरॉन, और जो वहां से मैसेज वापस तुम तक पे लेके आ रहा है वो क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ओके, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है। देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क का क्या मतलब होता है, देखो एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये जो तुम्हारा जैसे सडन रिएक्शन जो होता है तुम्हारा, वो स्टिमुलस आया तुम्हारे पास, स्टिमुलस बाहर से इन्वायरमेंट से कुछ भी आया और तुम उसके प्रति जो भी सडन रिएक्शन दे रहे हो, ये तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। इस रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे मैंने तुमसे बोला कि कोई बच्चा है वो मैसेज लेके आया तो मैं ब्रेन के पास गई, फिर ब्रेन ने, ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। लेकिन जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ही रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो भी डिसीजन देता है वो काम होना होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में इतना वक्त नहीं होता है। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक होता है रिसेप्टर, तुमने बोला कि मैम ऐसी ऐसी बात है, झगड़ा वगड़ा हो गया है, ठीक है, तुमने मुझसे बोला, तो मैं ये मैसेज लेके किसके पास गई, प्रिंसिपल के पास, तो वो क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ने बोला कि उस बच्चे से कहो ऐसा नहीं ऐसा कर दे, तो अब मैं ये मैसेज लेके मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुमको बोला कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो तुम पे जो भी, और अब तुम पे असर आएगा, तो ये इफेक्टर हो गया। जब मैं मैसेज लेके गई तो
कौन सा न्यूरॉन इन्वॉल्व था, सेंसरी न्यूरॉन, और जब यहाँ से मैसेज आया तो कौन सा न्यूरॉन इन्वॉल्व था, मोटर न्यूरॉन। नॉर्मल कंडीशन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तक मैसेज जाता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड ही काम तमाम कर देता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन होगी तो हम प्रिंसिपल के पास थोड़ी ना दौड़ के जाएंगे, हम कहेंगे ऐसा है कि यहीं पे जो एक्शन लेना है वो लो, बिकॉज अभी इतना वक्त नहीं है कि प्रिंसिपल के पास जाऊं पूछूं, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन आपका सडन एक्शन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और वो जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए पाथ पूरा होता है, मैसेज लेके जाना और जो भी डिसीजन लेना, ये पूरा पाथ जो होता है वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी पाथ इन्वॉल्व होता है उस पाथवे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका पाथवे लिखिए, राइट। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपली व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। अब देखो इसका पाथवे क्या होगा। सबसे पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब जो भी मैसेज बाहर से आया, ठीक है, वो उसको लेने वाले उसको रिसीव कौन करेगा, जो भी तुम्हारा ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन होगा। जैसे मान लो कि मैंने गर्म चाय छुआ दी तो गर्म चाय स्टिमुलस हो गई, तुम्हारे हाथ पे छुआई तो तुम्हारा हाथ रिसेप्टर ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब इस बात को लेके सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन इस बात को लेके कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन पे जाते हैं ना, लेकिन ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है, ब्रेन तो इन्वॉल्व ही नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड के पास, अब स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा हाथ हटाने को, तो ये वाला मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड से, ये वाला मैसेज जो है वो लेके आने वाला काम कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन अब जो तुम्हारा रिसेप्टर था वो क्या हो गया, अब इफेक्टर हो गया। देखो स्टिमुलस आया, गर्म चाय छुआ गई, ठीक है, किस पे छुआई, हाथ पे छुआई, ये रिसेप्टर हो गया, ठीक। अब रिसेप्टर ने मैसेज भेजा स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत बोला कि हाथ हटाओ, तो नाउ दिस वाज रिसेप्टर ऑर्गन, नाउ दिस इज, अब इसी पे तो असर हुआ, इफेक्टर ऑर्गन। असर भी तो रिसीव भी इसी ने किया, असर भी तो पड़ रहा है इस पे, ठीक है। सो ये कंसेप्ट होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क का। सबसे पहले स्टिमुलस, फिर वो रिसेप्टर ऑर्गन उसे रिसीव करेगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो भी डिसीजन देगा उसको लेके आने वाला मोटर न्यूरॉन होगा, और जो भी डिसीजन होगा वो किस पे आएगा, इफेक्टर ऑर्गन पे उसका असर दिखेगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the next question is which hormone is associated with each of the following। ये थोड़ा सा रिटन टाइप में क्वेश्चन है, मैं कुछ डिजीजेस लिखी हुई हैं, आपको बताना है कि इस डिजीजेस में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब होता है जो बौनापन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि आपका जो पिट्यूटरी होता है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा आपको बताना है कि वो किस हार्मोन की वजह से हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे ड्वार्फिज्म, तो ड्वार्फिज्म किसकी वजह से हो रहा है, कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज भी कौन कर रहा है, पिट्यूटरी। कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज सिंपल गॉइटर। सिंपल गॉइटर, सिंपल गॉइटर किसकी वजह से हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। किसकी हार्मोन की वजह से हो रहा है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कौन सा ग्लैंड करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। और ये कहाँ पे होता है, हमारे नेक रीजन में होता है, इसको बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। 2 विंग्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके पास, तो इसको हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज मेलिटस। देखो बेटा डायबिटीज भी 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलिटस। मेली मतलब ही होता है हनी, ठीक है। तो ये जो मीठा खाने से जो होता है शुगर, वो मेलिटस ही होता है। इसमें इंसुलिन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी इतना इंसुलिन नहीं बना पाती है कि ब्रेक डाउन कर पाए, ठीक है, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। एक होता है इंसिपिडस और एक होता है मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस है, तो ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, इंसुलिन। और इंसुलिन को रिलीज कौन कर रहा है, हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। याद है ना, पैनक्रियाज के पास फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास अल्फा बीटा सेल्स होती हैं, है ना, तो वही है। अंडरस्टूड। तो ड्वार्फिज्म आपको देखने को मिलेगा तो कौन से हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है कि कम, जब कम होता है तभी ड्वार्फिज्म होता है, ज्यादा होगा तो गाइगैंटिज्म हो जाएगा, ठीक है। और पिट्यूटरी रिस्पॉन्सिबल है।
सिंपल ग्वाइटर मतलब पिट्यूटरी से रिलीज कर रही है। सिंपल ग्वाइटर थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड। डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन की वजह से, और इंसुलिन रिलीज कौन कर रहा है? पेनक्रियास। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें कि चेंजेस, ये तो ऐसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चेंजेस इन बॉयज में जो चेंजेस होते हैं एट प्यूबर्टी के टाइम पे, जो चेंजेस बॉयज में होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, और ये टेस्टोस्टेरॉन कौन रिलीज कर रहा है? टेस्टीज रिलीज कर रही है। कहते हैं ना कि टेस्टीज और ओवरी जो होता है बेटा वो ऑर्गन की तरह भी बिहेव करता है और ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। टेस्टीज और ऑर्गन की तरह कब बिहेव कर रहा है? जब वो स्पर्म बना रहा है। ठीक है, ओवरी ऑर्गन की तरह कब बिहेव कर रही है? जब वो ओवा बना रही है। ठीक है, और टेस्टिस ग्लैंड की तरह कब बिहेव कर रहा है? जब वो हार्मोन रिलीज कर रहा है टेस्टोस्टेरॉन। और ओवरी ग्लैंड की तरह कब बिहेव कर रही है? जब वो एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज कर रही है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो बहुत ही ईजी है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता ही होगा। सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? एक सिंपल सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे। सो सिंपल, लेकिन आपको ये आएगा जरूर, मतलब ये आना चाहिए आपको। अगर आप 10th में हो तो कम से कम आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, this marker is also not working that good. अगर मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे बात कर रही हूँ तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्टिकी वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? स्टिग्मा, है ना। और ये आपको क्या दिख रहा है? स्टाइल, है ना। और ये आपको क्या दिख रही है? ओवरी, है ना। और ये हो गया ओव्यूल, थैलेमस, ये हो गया कार्पेल, अरे कार्पेल कह रहे हैं, कैलिक्स। ये आपका कैलिक्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल। ये हो गया आपका पेटल, पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला, है ना। ये हो गया स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, फीमेल का कार्पेल पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोशियम कह रहे हैं। ये आपको हो गया एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। एंथर फिलामेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं ग्रुप में? स्टेमेन। क्या कह रहे हैं? स्टेमेन। और मेल का स्टेमेन का ग्रुप हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टिग्मा, स्टिग्मा ही वही पार्ट है यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके स्टिक करता है। ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। ये नीचे बल्ज वाला पार्ट है जो इसको होल्ड किया रहता है, वो हो गया थैलेमस। कैलिक्स, कैलिक्स ये क्या है? इसी के ग्रुप को सेपल कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये पेटल है पंखुड़ी, इसके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। अरे हम उल्टा लिख दिया, हम सॉरी। सेपल है और सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे हैं? कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया आपका फ्लावर वाला पार्ट। फाइन, चलो ये तो आपको डायग्राम बुक में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस बताने। देखो बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ? मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ। अब अगर आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हो, मतलब और प्लांट की बात हो रही है, ध्यान रखना पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, fertilization
चेंजेस। मैं बात कर रही हूँ किसकी, प्लांट की। मतलब अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कौन सा पार्ट क्या बनाएगा, ओवरी जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना होगा, है ना। फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ये जो जाइगोट बना होगा, यही जाइगोट अब क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बना रहा है ये, ठीक है। फाइनली फिर यहां तक समझ आया। जो ओवरी होगा वो बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा, आगे जाके फ्रूट बनाएगा। और जो ओव्यूल होगा वो आगे जाके क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ओवरी की जो वॉल होगी वो क्या बनाएगी, पेरिकार्प, मतलब फ्रूट की वॉल बनाएगी। और सीड की, ओव्यूल की जो वॉल होगी, सीड की जो वॉल होगी वो क्या बनाएगी, सीड का कोट बनाएगी, ठीक है। अंडरस्टूड। सीड मैंने क्या बोला, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बदलाव है। तो जाइगोट है, जाहिर सी बात है, तो वो एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो से फिर आगे जाके क्या बनेगा, आपको कॉटिलिडॉन देखने को मिलेगा। कॉटिलिडॉन में फूड स्टोर होंगे। ओवरी है, ओवरी फ्रूट बनाएगी। ओवल जो है वो सीड बनाएगा। अब ओवरी का जो फ्रूट है उसकी वॉल फ्रूट का वॉल बनाएगी या पेरिकार्प बनाएगी। ओव्यूल है, जो सीड है, उसकी वॉल सीड का कोट बनाएगी, ठीक है। ठीक, अगर मैं नॉर्मल सा एक कॉटिलिडॉन बनाती हूँ तो कॉटिलिडॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ऐसे थोड़ा सा प्लस साइन बनाना पड़ेगा और यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा और एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, प्लूम्यूल होगा। प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर नीचे वाला क्या होगा, रेडिकल होगा। रेडिकल ही आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बन रहा है, राइट। फिर वो सीड में के ऊपर जो ओवरी हमारे पास जो होगी वो ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी फ्रूट बनाएगी। और ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ओवरी की जो वॉल होगी वो हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी की जो वॉल होगी वो फ्रूट की वॉल बनाएगी। और ओव्यूल की जो वॉल होगी वो सीड का कोट बनाएगी, ठीक है। सीड का कोट आपके एनसीईआरटी में लिखा है। क्या क्या हो सकता है सीड कोट में, इसका सीड कोट में एक होता है टेस्टा और एक होता है टेगमेन। टेस्टा बाहर की कोटिंग होती है और टेगमेन इनर की कोटिंग होती है। तो ये है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फाइन। सो नाउ आई एम हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेंडल के लॉ के बारे में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मेंडल के लॉ के बारे में जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि मेंडल ने एक प्लांट सेलेक्ट किया था, पी प्लांट। तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो बेटा, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था और पी मेंडल के बारे में क्वेश्चन है। पहले मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन जोहान मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, या नॉर्मल भाषा में हम इन्हें कहते हैं मेंडल, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया था जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ठीक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन्होंने इस प्लांट को चूज क्यों किया था। तो सबसे पहली चीज है कि इन्होंने पी प्लांट को इसलिए चूज किया था क्योंकि ये पी प्लांट इजीली अवेलेबल था। पहली चीज, अवेलेबिलिटी वाज इजी। दूसरा क्या है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को बहुत जल्दी जल्दी पूरा करता है। कुछ वीक्स की लाइफ साइकिल होती है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को जल्दी खत्म कर रहा है, दूसरा रीजन। तीसरा ये कि ये एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है। बाईसेक्सुअल फ्लावर मतलब इसके पास मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब बाईसेक्सुअल है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, और अगर हम चाहें कुछ टेक्निक्स लगा दें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को भी सपोर्ट कर सकता है। पांचवा रीजन, इसके पास ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स दिख रहे थे, थोड़े ऑपोजिट से। जैसे कुछ प्लांट 6 फीट भी जा रहे थे, टॉल थे, और कुछ जो थे 1 फीट के लगभग भी थे, ठीक है। तो मतलब इसके पास ऑपोजिट कैरेक्टर थे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कोई टॉल, ड्वार्फ, सीड, कोई पॉड जो है, पॉड मतलब जो फली जो हमें दिख रही है उसमें किसी का शेप अलग है, किसी का शेप अलग है। सीड जो है राउंड भी हो सकती है, थोड़ी मुरझाई सी भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। तो कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले लिखोगे ड्यू टू इट्स इजी अवेलेबिलिटी,
ईजिली अवेलेबल था। दूसरा रीज़न क्या है कि ये इस लाइफ साइकिल जल्दी पूरी कर रहा था। तीसरी रीज़न क्या है कि ये क्या था, बाई सेक्शुअल फ्लावर था। चौथा रीज़न क्या है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते थे और क्रॉस भी करा सकते थे इसमें आराम से। और पांचवा रीज़न क्या था, इसके पास कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, मतलब एकदम ऑपोजिट करेक्टर, एक जैसा तो दूसरा ठीक उसका ऑपोजिट। जितने ज़्यादा जब करेक्टर होते हैं ना किसी के पास बेटा, तो उसमें वर्क करना इतना ईजी हो जाता है। मतलब उसमें वर्क करने में ये रहता है कि हमें सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जा रही है। अंडरस्टूड? तो दैट्स वाई उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। मेंडल ने पी प्लांट के सेलेक्ट कर दिया था। कितने कैरेक्टर लिए थे उन्होंने? 7 कैरेक्टर उठाए थे। ठीक है, कितने कैरेक्टर उठाए थे? 7 कैरेक्टर उठाए थे। कौन कौन से? पहला तो उन्होंने हाइट लिया था प्लांट का, फिर उन्होंने फ्लावर का पोजीशन लिया था, फिर क्या लिया था, फ्लावर का कलर लिया था, फिर सीड का शेप लिया था, सीड का कलर लिया था, पॉड का शेप लिया था, पॉड का कलर लिया था। ठीक है, उन्होंने ये जो 7 कैरेक्टर लिए थे, हर 7 कैरेक्टर के उन्होंने क्या किए थे, दो दो क्या थे उसके ट्रेट्स थे। कैरेक्टर मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे आंखों का रंग, ये तुम्हारा कैरेक्टर है। अब इसका आंखों का रंग काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, राइट? तो ये ट्रेट हो गए। तो जैसे उन्होंने एक हाइट लिया, हाइट चूज किया उन्होंने, तो हाइट एक कैरेक्टर हो गया। अब हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है, ये ट्रेट हो गया। ठीक है, सीड का शेप, अब सीड का शेप एक कैरेक्टर है। अब सीड का शेप राउंड भी हो सकता है, वो रिंकल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेट हो गए। इस तरीके से उन्होंने चूज किया था। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज रिविजन। और मेरे ख्याल से मैंने सारे ही चैप्टर्स को, चारों चैप्टर को कुछ कुछ कवर किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।